हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 की बुक के 3 चैप्टर भी पढ़ गए हैं। आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। जल्द ही क्लास 8 से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ। 16 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें लिए हैं। अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद फिर से साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो ईंधनों के बारे में मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। घरों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन हैं, LPG है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, कोयला है, केरोसिन है, ये सभी ईंधन ही तो है। आगे लिखा है, व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? तो मोटर गाड़ियों को चलाने में, जो छोटे वाहन हैं उनको चलाने में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, और जो भारी वाहन होते हैं उन्हें चलाने में डीजल का प्रयोग किया जाता है। आपकी सूची में सम्मिलित होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं। आप मोमबत्ती की जलने से परिचित हैं? बिल्कुल परिचित होंगे, सभी ने मोमबत्ती जलाई होगी। मोमबत्ती के जलने पर कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। आप लोगों को पता होगा, जो कोयला है वह धीमे धीमे जलता है, उसमें कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो मोमबत्ती है वह ज्वाला के साथ जलती है। आगे लिखा है, इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और तो इस लेसन में यही बताया गया है कि दहन क्या है और ज्वाला क्या है, दोनों में अंतर है। तो दोनों का अंतर जो है नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है, दहन क्या है? तो लिखा है, कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयला यानी कि जो लकड़ी का कोयला होता है उसे कास्ट कोयला कहते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। यही आपको याद रखना है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ हैं, क्योंकि इनका दहन हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम का दहन दिखाया गया है इस चित्र में। तो ये दाह पदार्थ हैं। अब बूझो क्या कह रहा है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहेली उसका जवाब देती है, कहती है, ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ईंधन ही तो हुआ, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। आपको मोमबत्ती को 3 प्रकार की अवस्थाओं में रखना है। पहले में
ये चिमनी ऊपर से रखनी है, ये चिमनी है और नीचे 2 गुटके लगा देने हैं। इससे क्या हो रहा है, वायु ऊपर से भी प्रवेश कर रही है और नीचे से भी प्रवेश कर रही है। दूसरी स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो गुटके लगे हुए हैं इन्हें हटा देना है और तीसरी स्थिति में इसके ऊपर से भी इसे ढक देना है। तो क्या होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा भी है, लिखा है हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। तो अवस्था ए में वायु नीचे से प्रवेश कर सकती है चिमनी में, तो वह जलती रहती है मोमबत्ती। जबकि अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है, और अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो दहन के लिए वायु आवश्यक है, इस क्रियाकलाप के माध्यम से यही समझाया गया है। दहन के लिए वायु आवश्यक है एक और क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु का प्रवेश रुक जाता है, इसीलिए कोयला जलना बंद हो जाता है। आगे लिखा है, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वायु का प्रवेश रोका जा सके और धीरे धीरे ये आग जो है, जो व्यक्ति के वस्त्रों में लगी होती है, वह बुझ जाती है। जंगल की आग के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? तो जब घर्षण करते हैं तभी वह जलती है, अपने आप नहीं जल सकती। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? बिल्कुल जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? तो नहीं जला सकते, क्योंकि लकड़ी मोटी होती है और एक छोटी सी तीली से उसे नहीं जलाया जा सकता। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है, ये आगे जानेंगे। सबसे पहले जंगल की आग के बारे में लिखा हुआ है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जंगल की आग को। आगे लिखा है, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है, और यही आपको याद रखना है। पदार्थ जो है विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आगे लिखा है, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? अब यहाँ पर माचिस का इतिहास लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। आपको माचिस के बारे में पता चलेगा। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है पहले। तो माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। यानी चीड़ की लकड़ी के टुकड़े होते थे, उन्हें गंधक में डुबोकर माचिस की तरीके से उपयोग किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, ये आपको याद रखना है, कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड
और पोटेशियम क्लोरेट। तो अब माचिस में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो श्वेत फास्फोरस था वह खतरनाक सिद्ध हुआ। आगे लिखा है, रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग अब नहीं किया जाता, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है खुरदरी सतह पर। आगे लिखा है, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या नहीं जल सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? बिल्कुल देखा है, हमने तो देखा है, क्योंकि जब कभी भी तेल अधिक गर्म हो जाता है तो उसमें आग लग जाती है। आगे लिखा है, जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? आग तभी पकड़ेंगे जब इनका जो ताप है इनके ज्वलन ताप से अधिक हो जाएगा तो ये जलने लगेंगे, और ज्वलन ताप से कम रहेगा तो ये नहीं जलेंगे। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। इसीलिए तो पकड़ लेता है क्योंकि उसका जो ताप है उसके ज्वलन ताप से अधिक हो जाता है और मिट्टी का तेल जलने लगता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो पदार्थ तभी जलते हैं जब उनका ताप उनके ज्वलन ताप से अधिक हो जाता है, और ज्वलन ताप से कम होता है तो वे नहीं जलते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पढ़ेंगे, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम, एलपीजी जो आप घरों में प्रयोग करते हैं। इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है, तभी तो इसका प्रयोग जो है सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब आगे लिखा है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। इससे प्रश्न पूछा गया था, प्रैक्टिस में मैंने लिया भी था। प्रैक्टिस की वीडियो जिसने देखी है उसको जरूर पता होगा। लिखा है, आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते हुए देखा या सुना होगा। बिल्कुल सुना होगा। कभी कभी बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, यानी बिजली से आग लग जाती है, और कभी कभी कोई चिंगारी है जैसे पटाखे या कुछ, इनसे भी आग लग जाती है। तो ये सामान्य घटना है, आपने जरूर समाचार पत्र में पढ़ी होगी। आगे लिखा है, यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। बच्चों के लिए ये कार्य दिया गया है। आगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। तो ये बच्चों के लिए दिया गया है ताकि बच्चे कोई दुर्घटना हो तो फोन मिलाकर अग्निशामक यंत्र को बुला सकें। यहाँ आप देख सकते हैं, फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझा रहा है। आगे लिखा है, क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलाव यानी फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो इसीलिए जब कहीं आग लग जाती है तो उस पर जल डाला जाता है। लेकिन सभी प्रकार की आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लिखा है, आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
ईंधन, वायु और ऊष्मा, इन तीनों की वजह से ही आग लगती है। यानी ईंधन भी हो, वायु भी हो और ऊष्मा भी हो तो क्या होगा, आग लग जाएगी। आगे लिखा भी है, ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु यानी ऑक्सीजन आपूर्ति और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगी है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, तो ईंधन को तो नहीं हटाया जा सकता। या तो वायु का जो प्रवेश है उसे रोक दिया जाए, या जो ईंधन है उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम कर दिया जाए, तो आग को बुझाया या उस पर काबू पाया जा सकता है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि हर प्रकार की आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता, तो यहाँ लिखा भी है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है, जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। तो यदि आप तेल और जल को मिला दें तो तेल ऊपर होगा और जल नीचे, यानी तेल की परत ऊपर बन जाएगी, क्योंकि जो जल होता है वह भारी होता है, तेल होता है हल्का होता है। यही लिखा है, अतः तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं इसे ध्यान से आप लोगों को बता रही हूँ। इससे प्रश्न पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, यानी विद्युत से आग लगी है, तो उसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो ऑफिस होते हैं, अस्पताल होते हैं और जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहां पर विद्युत से आग की संभावना होती है, तो वहां पर आपने ऐसे अग्निशामक यंत्र जरूर देखे होंगे इस तरीके के। तो ये इसीलिए वहां पर रखे जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना हो तो उस पर काबू पाया जा सके, यानी कि आग लग जाए तो उस पर काबू पाया जा सके। आगे लिखा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहां से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहां से मिलती है, ये नीचे बताया गया है। आगे लिखा है LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? तो यह भी तरल अवस्था में रखी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, यानी कि ताप को कम कर देती है। इसीलिए यह उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो यदि लकड़ी और कागज की आग लगी हो तो उसे जल से बुझाया जा सकता है, लेकिन यदि पेट्रोल, डीजल और विद्युत की आग हो तो उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दहन के प्रकार, यानी दहन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताया गया है। लिखा है एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की नॉब यानी घुंडी को घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है।
आगे लिखा है फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। तो फास्फोरस है, सोडियम है, ये कमरे के ताप पर ही स्वतः जलने लगते हैं, तो इन्हें स्वतः दहन कहते हैं। तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है इसीलिए, और जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि इनमें स्वतः दहन हो जाता है। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। आगे लिखा है हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, पटाखे आप सभी लोग जलाते होंगे तो क्या होता है, एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है और इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट। तो दहन के बारे में आपको बता दिया, प्रकार भी बता दिए। अब ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। लेसन का नाम क्या है, दहन और ज्वाला। दहन के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्वाला के बारे में और जान लीजिए। लिखा है एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो जो एलपीजी होती है, जो घरों में जिसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो वह नीली ज्वाला के साथ जलती है और मोमबत्ती की ज्वाला कैसी होती है, पीली होती है। आगे लिखा है कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद कीजिए। यदि आपको सारडी की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें कर सकते हैं। ये सारडी बच्चों के लिए दी गई है तो हमें इसे नहीं भरना है, हमें आगे पढ़ना है। यहाँ दिखाया गया है मोमबत्ती की ज्वाला पीली पीली होती है, ये नीली होती है। तो ज्वालाओं के रंग दिखाए गए हैं। आगे लिखा है ज्वाला की संरचना, यानी कि ज्वाला की संरचना कैसी होती है इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अब ज्वाला की संरचना को समझने के लिए यहाँ पर क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे। लिखा है एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। तो ये मोमबत्ती जलती है, इसके पास का जो मोम है वह जल्दी से पिघल जाता है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से ये कांच की जो स्लाइड है, यहाँ यदि आप माचिस की तीली लाते हैं तो ये भी जलने लगती है। आगे लिखा है दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। तो ये जो मिट्टी का तेल है, पिघली हुई मोमबत्ती है, ये क्या करते हैं, दहन के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला का निर्माण करते हैं। लेकिन जो कोयला होता है वह वाष्पित नहीं होता और इसीलिए उसमें कोई भी ज्वाला नहीं निकलती है। आगे लिखा है जो कांच की नली के बाहर जो ज्वाला आप देखेंगे, यानी माचिस की तीली लाते हैं तो वह जलने लगती है। क्यों जलने लगती है? क्योंकि मोम का वाष्प ज्वाला उत्पन्न करने का कारण होता है। आगे लिखा है जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट
यानी स्लाइड प्रविष्ट करिए, उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? इस तरीके से करना है। तो कांच की जो प्लेट है यानी स्लाइड है, उस पर एक काला वलय यानी छल्ला बन जाएगा। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से काजल बनाया जाता है घरों में, आपने देखा होगा। तो वह दिए से बनाया जाता है, ये मोमबत्ती से प्रयोग करके दिखाया जा रहा है। ये जो काला वलय है ये क्या है? दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कण जो इस कांच की स्लाइड पर जम गए हैं। आगे लिखा है, एक पतले लंबे तार के तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। इस तरीके से ध्यान दीजिए, तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। यानी कि जो अदीप्त क्षेत्र है ज्वाला का, उसका ताप बहुत अधिक होता है, इसीलिए जो तार है वह रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। आगे लिखा है, वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वह सबसे अधिक गर्म होता है, इसीलिए तो उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ज्वाला के भाग दिखाए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये वाला जो भाग है ये भाग जो आप देख रहे हैं ये सबसे गर्म है। ये वाला बीच का जो भाग है ये कम गर्म होता है और ये वाला भी सबसे कम गर्म होता है। ये क्या है? पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है जो नीला है। ये आंशिक दहन वाला भाग है, ये पीला है। जो भाग आप ज्वाला में देखेंगे, मोमबत्ती जलाकर आप देखेंगे, जो नीला भाग दिखाई देगा बाह्य का, वह पूर्ण दहन का वो क्षेत्र होता है, और जो बीच का भाग है वह आंशिक दहन वाला भाग है और कैसे रंग का होता है? पीला। और ये बिना जले मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है और वह कैसा होता है? काला। और ये वाला भाग सबसे कम गर्म होता है, ये भी कम गर्म होता है, लेकिन ये वाला भाग सबसे गर्म होता है ऊपर का। तो ये ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। अब लिखा है ईंधन क्या है? दहन के बारे में पढ़ लिया, ईंधन के बारे में भी पढ़ना आवश्यक है, ज्वाला के बारे में भी बता दिया आपको। तो ईंधन क्या है? याद कीजिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो ऐसा ईंधन कहलाता है अच्छा ईंधन। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरा करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। तो ईंधन जो है अभी आपको शुरुआत में ही बताए थे, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सभी क्या है? ईंधन है। अब लिखा है ईंधन दक्षता। तो चलिए ईंधन दक्षता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक क्या होता है? किलोजूल प्रति किलोग्राम।
ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। और किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मी मान कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर विभिन्न ईंधनों के ऊष्मी मान दिए गए हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम में, क्योंकि किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। गोबर के उपले की कितना होता है? 6000 से 8000, लकड़ी का 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये ऊपर ही लिखा है इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ। मिट्टी के तेल का भी 45000, डीजल का 45000, मीथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55000, जैव गैस का 35000 से 40000 और हाइड्रोजन का 1,50,000। आगे लिखा है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनसे मनुष्यों को हानि है, जंतुओं को भी हानि है, पशु पक्षियों को भी हानि है? तो ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक है जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है और मनुष्यों के लिए ये ईंधन भी हानिकारक है। तो लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी भी कोयले को जलाकर बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और यदि उस कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी भी कोयले को जलाकर कमरे में मत रखिएगा। आगे लिखा है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ था, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हिमनद है वह पिघलने लगते हैं। इससे क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में क्या क्या जाना है, दहन के बारे में जाना, दहन के प्रकार के बारे में जाना, ज्वाला के बारे में जाना, उसके बाद ईंधन के बारे में, ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में और ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में जाना। तो अच्छा लेसन था। आपको 1 या 2 प्रश्न इससे मिल सकता है, तो आपने ध्यान से समझ लिया होगा।
और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।